हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट विद लॉ। दोस्तों, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन में हम एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं और इनफैक्ट इस पे वीडियो ही बना लेते हैं सो दैट रिवीजन आसान हो जाएगा। इट्स एन आर्टिकल बाय राजू रामचंद्रन एंड इट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट एंड द बेसिक स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर कम्स विथ रिस्पेक्ट टू अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, तो अगर हम पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर को देखते हैं तो हम इसको थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर जो 1951 से 67 तक चली। उसके बाद लिमिटेड अमेंडिंग पावर जो उसके बाद से अब तक आ रही है, जिसको हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं पोस्ट मतलब प्री बेसिक स्ट्रक्चर, पोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर, इनफैक्ट इमरजेंसी में क्या हुआ था। और एक हम देख सकते हैं सिंस द आफ्टर 1990 जब हमारे कोएलिशन गवर्नमेंट्स आए हैं। और वैसे तो 2014 के बाद एक नया डिस्टिंक्ट फेज हम देख सकते हैं, दोबारा मेजॉरिटी रूल आ गई है। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो शुरू में जब फर्स्ट अमेंडमेंट चैलेंज हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट आपको याद होगा कि उसमें 31E इंसर्ट किया गया था। कुछ लिमिटेड सिचुएशंस में गवर्नमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वैलिड कर सकती थी, विच वाज नीडेड फॉर एग्रीरियन रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, और उसके लिए प्रोसीजर दिया गया था। और 31B इंसर्ट किया गया था, बाय वे ऑफ विच 9th शेड्यूल वाज इंसर्टेड, विच इज कॉल्ड द ब्लैक होल ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि उसमें कोई भी लॉ डाल देते थे तो बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 31B सुप्रीम कोर्ट उसको 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 उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता था। तो दिस वाज चैलेंज्ड इन फर्स्ट केस, जो कि शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और कोर्ट ने इसमें बोला कि लॉ दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ। जो 13(2) में जिस लॉ की बात हुई है कि बाई मेकिंग लॉ यू कैन नॉट वायलेट द मतलब एनी लॉ विच इज इन एब्रोगेशन वायलेशन ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स विल बी वॉइड, तो वो ऑर्डिनरी लॉ की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ की नहीं बात हो रही है। क्यों? कोर्ट ने रीजनिंग दी कि अगर ऐसा होता तो 368 विल बिकम नेगेटरी। तो ये व्यू फॉलो हुआ। अब इनफैक्ट 17th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसमें भी कुछ लॉज 9th शेड्यूल में इंसर्ट हुए थे। अब एक बार 9th शेड्यूल में चलेगा तो उनका जुडिशियल रिव्यू तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए अगर उन लॉज को हटाना है तो 17th अमेंडमेंट ही चैलेंज करना होगा। तो 17th अमेंडमेंट चैलेंज हुआ था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। शंकरी प्रसाद फॉलो हुआ वहां पर भी, बट उसमें भी पता मतलब एक कोई डिसेंडिंग ओपिनियन आ गए थे। जैसे उसमें हिदायतुल्लाह ने और मुधोलकर ने कहा था, उनकी बात तो थी कि ऑल्दो उन्होंने भी बोला कि 17th अमेंडमेंट इज वैलिड, बट दे डिड नॉट मतलब अग्री विद दिस व्यू कि लॉ विल मीन टू थिंग्स, ऑर्डिनरी लॉ, कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ। और 13(2) में कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ की बात नहीं हो रही है। एक सिंपल सी बात ये थी कि अगर 13(2) के जो लॉ की डेफिनेशन है उसमें से अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हटाना होता है तो उसको सीधे कह दिया जा सकता था, वैसा नहीं है। अब अगला केस आया गोलकनाथ, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग दी और ये बोला कि नहीं, लॉ का हम इस तरह आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हैं, सारे लॉ वो है एक है, एंड दे कैन नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। तो इसलिए बट जस्ट टू मेक श्योर कि पिछले जो सेटल जो जजमेंट थे वो दोबारा रिकिंडल ना हो जाए, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग दी गई। ऑल्दो उस समय जो चीफ जस्टिस सुब्बा राव थे उन्होंने कहा कि मतलब इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पे हम एक फेटर लगा दें, कभी वो अमेंड ही नहीं हो सकता है। ये मतलब उनकी बातों से लग रहा था कि ये व्यू गलत हो सकता है। और इनफैक्ट जब हम कॉनरेड का आर्टिकल पढ़ेंगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स की बात इसमें की गई थी, जो कि फाइनली विच वाज एक्सेप्टेड इन मतलब इसमें तो रिजेक्ट कर दिया गया था, बट इट वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन इसमें केशवानंद भारती। अब जब केशवानंद भारती आया तो उससे पहले सिचुएशन ये हो गई थी कि अच्छा, केशवानंद भारती 1973 में आया था। उससे पहले 24th अमेंडमेंट एक्ट आया था। उसके 24th अमेंडमेंट एक्ट में चेंज कर दिया गया था 368 के टाइटल को प्रोसीजर से पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ क्लॉजेज इंसर्ट हुए थे 13 में 368 में, बाई विच देयर कुड बी नो फेटर ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बैंक नेशनलाइजेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के नेशनलाइजेशन को मतलब अवॉइड कह दिया था, प्रीवी पर्सेस को अवॉइड कह दिया था फॉर द पर्पज की इट इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। अब तो
24th में ये कह दिया कि अगर पार्लियामेंट, सॉरी 24th अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया कि पार्लियामेंट बाय वर्च्यू ऑफ नए क्लॉज इंसर्ट हुए अंडर आर्टिकल 13 और 368 कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कोई अमेंडमेंट ला रही है, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इनवैलिडेट इट। 25th अमेंडमेंट एक्ट में ये कह दिया गया अमंग अदर थिंग्स कि अगर आर्टिकल 39 बी और सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बन रहा है तो इट कैनॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड ऑन द ग्राउंड कि इट कैन बी, और ये आर्टिकल 31 सी में डाला गया था कि इट वायलेट्स 14, 19 और 31। इट वॉज चैलेंज इन केशवानंदा भारती और वहाँ पे वी नो कि 7:6 वेफर थिन मेजोरिटी से ये आया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर रिकग्नाइज किया गया। अब इसमें हर जज के अपने व्यू थे क्या है, बट मतलब 7 लोग इस बात पर अग्री किए कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है जो कि लिमिटेशन होगी ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड, और इसमें लोगों ने अलग अलग जजेस ने अलग अलग इलस्ट्रेटिव लिस्ट दिया इसका, लेकिन उसको नहीं मानते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर, जैसे हम अगर स्टेयर डिसाइसिस की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट वो होगा किस केस में कोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। हो सकता है किसी जज ने केशवानंदा भारती में ही कह दिया हो सेक्युलरिज्म जैसे है, बट इट वॉज अनइक्विवोकली सेड इन एस आर बोम्मई, तो इसलिए एस आर बोम्मई उस तरीके से याद रखते हैं। अब ये आ गया। अब इसका पहला एप्लीकेशन हुआ था वही प्राइम मिनिस्टर सिलेक्शन केस, इंदिरा गांधी नेहरू वर्सेस राज नारायण। तो चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सदस्यता खारिज कर दी थी, तो आर्टिकल 329 ए वाज इंसर्टेड बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, और ये कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के इलेक्शन की पिटीशन सिर्फ मतलब इन कोर्ट नहीं डिसाइड करेगी। तो दिस वाज चैलेंज्ड और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको मतलब नहीं माना, बट उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट में आए तब तक, सॉरी मैंने गलती कर दी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद ही अमेंडमेंट आया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया तब तक उस लॉ को प्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया गया था जिससे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके इलेक्शन को गलत बोला था, बट कोर्ट ने इस बात को, उस अमेंडमेंट को मतलब ये कोर्ट ने इंदिरा गांधी को तो बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं आप कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड हुआ था वो इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेस वाला लॉ, बट देन कोर्ट इस अमेंडमेंट को अवॉइड कर दिया बिकॉज इट वायलेटेड राइट टू इक्वालिटी विच इज द बेसिक, विच इज द इसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये पहला इम्प्लीकेशन हो गया। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि मिनर्वा मिल्स में भी अप्लाई हो रहा है। अब मिनर्वा मिल्स में ये कहा गया क्योंकि उससे पहले 42nd अमेंडमेंट एक्ट आ गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बहुत सारे चेंजेस आए, तो इट वाज चैलेंज इन मिनर्वा मिल्स। और मिनर्वा मिल्स में जैसे 42nd अमेंडमेंट में ये कहा गया था, जो 31C इंसर्ट हुआ था उसमें कहा गया था कि सारी डीपीएसपीज विल हैव प्रायोरिटी ओवर फंडामेंटल राइट्स, व्हिच वाज डिक्लेयर्ड void क्योंकि बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी वाज कंसीडर्ड एज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरह जुडिशियल रिव्यू की जो बातें थी उसको बोला गया था कि इट्स द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इस तरीके से, अब इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि ऑल्दो हम आयर कोएल्हो की बात करते हैं जब 9 शेड्यूल से रिलेटेड, बट उससे पहले एक वामन राव का केस आया था। इनफैक्ट वामन राव ने भी बोला था कि कोई भी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 24 अप्रैल 1973 जब केशवानंद भारती का जजमेंट आया था, उसके बाद कोई भी अमेंडमेंट के थ्रू अगर इंसर्ट किया गया 9 शेड्यूल में तो कोर्ट को उस पर देखना होगा, अदरवाइज इट वायलेट्स राइट टू इक्वालिटी और जुडिशियल रिव्यू ऑल्सो। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इनफैक्ट जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जिसके थ्रू 323A ट्राइब्यूनल वाले आर्टिकल्स इंसर्ट हुए थे, उसमें भी कहा गया था कि हाई कोर्ट की पावर ले ली गई थी कि सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट के पास ही जा सकते हो स्पेशली ऑफ अपील से, बट देन कोर्ट ने कहा कि नहीं। मतलब इस पर इनफैक्ट पहले तो संपत कुमार में बात हुई थी, बट संपत कुमार में दिस मतलब आर्टिकल की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे सीधे क्वेश्चन आप पूछ के ट्राइब्यूनल जो एक्ट था जिसके थ्रू ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश हो रहे थे उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए, बट देन एल चंद्र कुमार में कोर्ट ने साफ साफ उस प्रोविजन को वॉइड कह दिया और बोला कि आपको मतलब जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसका आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 में है, और हाई कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू का पावर होना चाहिए। तो इसके बाद से अगर कोई कैट या किसी भी ट्राइब्यूनल से आप रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट में जाते हो। तो ये रहा। अब उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि इमरजेंसी में तो जो हुआ, लेकिन अब तो कोalition गवर्नमेंट आ रहे हैं,
तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर के अपने कुछ नेगेटिव्स हैं। पहली बात जो अनडेमोक्रेटिक है, सुप्रीम कोर्ट इज सिटिंग एज ए सुपर लेजिस्लेचर, ऑल्दो हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, अनलाइक यूएस जहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी होती है, यूके जहाँ पे पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी होती है। तो यहाँ पे जुडिशरी सुप्रीम हो जा रही है। दूसरी बात, दिस गोज अगेंस्ट द वेरी tenet of democracy which is a basic structure, which is part of basic structure। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्टेड पीपल के हाथ में पावर होना चाहिए, जब यहाँ पर इट्स द सुप्रीम कोर्ट विच इज एक्टिंग एज इट्स द सुप्रीम कोर्ट विच इज एक्टिंग एज सुपर लेजिस्लेचर। तो अब ये बात आती है। इसके अलावा बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं हो सकते हैं ड्यू टू बेसिक स्ट्रक्चर। क्यों? जैसे आजकल बात है मेरी वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इलेक्शन इज मोर सूटेड टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन अगर गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाएगी तो वो दैट विल बी अवॉइडेड, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए ये सब लिमिटेशन थे। तो इनफैक्ट आपको ये इसमें पता अच्छा लगा जानकर कि इनफैक्ट जनता पार्टी के टाइम में ही ये कोशिश की गई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर को एन्यूमरेट कर दिया जाए, बट वो नहीं हुआ। और इनफैक्ट अच्छा हुआ वो नहीं हुआ, बिकॉज यू नेवर नो कि जैसे आप देखिए कि 10th शेड्यूल में चीज़ें और ब्लैक एंड वाइट तरीके से लिखी हुई हैं, तो गवर्नमेंट्स वो रास्ते अपना लेती हैं जिस तरीके से वो 10th शेड्यूल से भी बच जाए और डिफेक्शन भी हो जाए। तो इसलिए इट्स बेटर कि इट्स नॉट रिटन इन ब्लैक, इट्स नॉट कोडिफाइड इन ब्लैक एंड वाइट। तो अब इसके बाद बात यहाँ आती है कि तो 45th अमेंडमेंट के थ्रू हुआ, बट कोशिश की गई थी, बट इट वाज ड्रॉप्ड मिडवे। लेकिन अब बात क्वेश्चन ये उठता है कि कोएलिशन गवर्नमेंट तो एज इट इज, मतलब बहुत चीज़ें कंसेंसस बिल्डिंग की बात होती है, कोई इनफैक्ट एनी पार्टी लैक्स द ब्रूट मेजॉरिटी नीडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो कोई डरने की बात नहीं है। बट इनफैक्ट 2014 के बाद से ये आ गई है मेजॉरिटी रूल, और इनफैक्ट एनजेएसी की जजमेंट जो आई थी 4 जजेस केस, उसमें जिसको एनजेएसी को ओवररूल किया गया था, सेइंग दैट इट वायलेट्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इट इज मतलब वाइडली रिकग्नाइज कि ठीक है, अच्छा हुआ इट्स नॉट कोडिफाइड। और इनफैक्ट आप ये देख सकते हैं कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स इन द एक्सपोर्ट ऑफ आइडियाज। जैसे बांग्लादेश में अनवर चौधरी में आ गया है ये। उसके अलावा पाकिस्तान में तो एज इट इज देयर मतलब डाइसी, वो कभी इधर जाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं। श्रीलंका में इट इज नॉट रिकग्नाइज, क्योंकि श्रीलंका में देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन विच गिव्स पावर टू एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए उनके यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन नया बन सकता है। उसके अलावा नेपाल में तो इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिखी हुई थी पुराने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये चीज़ें कैन नॉट बी अमेंडेड। तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर डिस्पाइट इट्स मतलब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, इट्स वाइडली वैल्यूड इन द डेमोक्रेटिक इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अक्रॉस द वर्ल्ड, और इट्स समथिंग, इसके 50 साल पूरे हो गए हैं और इट हैज़ लिव्ड द टेस्ट ऑफ द टाइम। तो दोस्तों ये रहा हमारा डिस्कशन ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड द बेसिक स्ट्रक्चर। अगली बार हम पेरेंट ब्लूम का आर्टिकल रूल ऑफ लॉ पर डिस्कस करते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।